न्यूज ऑन में आपके साथ नेहा परिहार। चंडीगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान किसी एक व्यक्ति के श्रेष्ठता से बढ़कर इस बात को लेकर है कि किस तरह अगर पार्टी सत्ता में आती है तो प्रदेश प्रमुख का कितना अहम किरदार होगा। वहां पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहते हुए अपने पद से खुलेआम और एक तरफा फैसला देते हुए इस्तीफा दे दिया कि नई बनी कैबिनेट पूरी तरह से ईमानदार और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। उनकी इस तरह की बयानबाजी और प्रदर्शन बताता है कि वो खुद को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो खुद की शर्तों पर पार्टी को चलाएगा। इसके बाद पार्टी के भीतर काफी सोच विचार के बाद उनका इस्तीफा वापस ले लिया गया, जिससे सिद्धू के समर्थक उनकी जीत मानकर चल रहे हैं। वहीं राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि वह एक कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस के अंदर इस तरह का हस्तक्षेप हो रहा हो। कांग्रेस में संगठन और कार्यकारिणी के बीच खींचतान जवाहरलाल नेहरू के दौर से ही शुरू हो गई थी। आजादी के बाद भारत में चाहे राज्य हो या केंद्र हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही वर्चस्व था। उस दौरान भी जो लोग सरकार में थे और जो लोग पार्टी में थे, वे अक्सर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते थे। नेहरू, जिनका कद पार्टी और देश में बहुत ऊंचा था, उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी की सरकार को लेकर दी गई सलाह और मार्गदर्शन को मानने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने एक बार और आईसीसी के प्रमुख पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ भी ऐसा ही किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में कांग्रेस प्रमुख बने थे और हिंदुत्व रवैये के प्रति झुकाव के लिए जाने जाते थे। नेहरू ने टंडन को नीचा दिखाने के लिए पूरी कांग्रेस कमेटी को इस्तीफा सौंपने के लिए कहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा था ताकि टंडन ज्यादा पैर न फैला सके। नेहरू की बेटी इंदिरा का भी पार्टी नेतृत्व के साथ कई बार आमना सामना हुआ। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता के कामराज और एस निजलिंगप्पा ने लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन जब ताकतवर कांग्रेस सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री पर हुक्म चलाने की कोशिश की तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। इंदिरा काल से ही सरकार में शीर्ष पद पर रहने वाले के सामने पार्टी प्रमुख हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहा है। एआईसीसी के भावनगर सत्र में पार्टी अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि जो लोग 10 सालों तक सत्ता में रहे हैं, उन्हें स्वेच्छा से अपने पद को छोड़कर संगठन के काम की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। उनकी दशकों का प्रशासनिक अनुभव कांग्रेस संगठन के लिए होना चाहिए ताकि संगठन को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। वहीं 1972 तक इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी तटस्थ पेशेवर कार्यदल के बजाय एक समर्पित नौकरशाही की मांग करती रही थी। इंदिरा के विचारों को हवा देते हुए शंकर दयाल शर्मा ने 1972 के कोलकाता सत्र में कहा था कि समस्त नौकरशाही का प्रशिक्षण मानसिक सोच और पृष्ठभूमि औपनिवेशी शासकों को सेवाएं देने के हिसाब से हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अब आज वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। धीरे धीरे कांग्रेस ने सुप्रीम लीडर की संस्कृति को विकसित कर दिया, जिसमें किसी नेता को खुद को बचाए रखने के लिए अपनी वफादारी साबित करना जरूरी हो गया था। जहां सोनिया और उनकी टीम यूपीए के शासनकाल में पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी हुई थी, वहीं मनमोहन सिंह के शासन में राजनेताओं की जगह बड़े पैमाने पर पेशेवरों को शामिल किया जा रहा था। कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, सैम पित्रोदा, मोटेक सिंह, अहलुवालिया सी रंगराजन जैसे दर्जनों पेशेवरों को निजी तौर पर चुना गया था। इनमें से कुछ पेशेवर कैबिनेट में थे तो कुछ योजना आयोग, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद में शामिल थे। इसके अलावा कुछ पेशेवरों को अमेरिका, पाकिस्तान और चीन से पर्दे के पीछे के वार्ताकार के तौर पर शामिल किया गया था। हालांकि पुराने और वरिष्ठ नेता जैसे सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ और अंबिका सोनी को सरकार में बड़े पद दिए गए थे, लेकिन हकीकत ये है कि यूपीए के शासनकाल में इनका असर काफी कम हो गया था। इनकी जगह उन उच्च स्तरीय पेशेवरों ने ले ली थी जो मनमोहन सिंह के विश्व परिकल्पना को साझा करने का मादा रखते थे। इस व्यवस्था की खूबी यह थी कि राजीव गांधी के सरकार और पार्टी में पेशेवरों को लाने के ईमानदार प्रयास के विरोध के विपरीत किसी ने भी सामने मनमोहन सिंह की शिकायत नहीं की थी।
2004 से 2014 के दौरान यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी का ज्यादा वक्त संकटों को सुलझाने और आपसी खींचतान को निपटाने में गुजरा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के प्रमुख के तौर पर उन्होंने एनएसी में पेशेवरों के साथ गैर सरकारी संगठनों के अनुभवों को मिलाकर ग्रामीण और शहरी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की थी। लेकिन एनएसी को जो सीमित सफलता मिली उसे पारंपरिक कांग्रेस नेताओं के प्रभाव के चलते नकार दिया गया था। कांग्रेस में सरकार और नौकरशाही को प्रभावित करने वाली बौद्धिक क्षमताओं की कमी ने पार्टी को कमजोर कर दिया। दशकों पहले 1939 में भोगराज पठाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से बहुत कम वोटों के अंतर से कांग्रेस अध्यक्ष का पद हार गए थे। पठाभी एक कवि मिजाज के नेता थे। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को भारत के बहुत करीबी माना था और इसे उन्होंने एक दार्शनिक और राजनीतिक का जोड़ बताया था। 1948 में जयपुर में एआईसीसी के प्रतिनिधियों से कहा था कि कांग्रेस उस सर्विस स्टेशन की तरह है जो आजीवन राष्ट्र को विचारधारा प्रदान करता रहेगा और यही जीवनदायी विचार राष्ट्र की सरकार की रगों में बहती है। जब कभी ऐसा होता है कि ये विचार अपने कार्य के दौरान किसी तरह से खराब होने लगते हैं तो फिर से ठीक होने या शुद्ध होने के लिए कांग्रेस में आते हैं। फिर जनता के विचारों के आधार पर लगातार विचार विमर्श करके इस विचारधारा को फिर से ठीक किया जाता है और सरकार को इसका अच्छा स्वरूप सौंपा जाता है। इस तरह से कांग्रेस और सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, जहां कांग्रेस की भूमिका एक दार्शनिक की तरह है जबकि सरकार एक राजनीतिक की तरह काम करती है, जिसमें से एक के पास ताकत है तो दूसरे के पास असर। वर्तमान में कांग्रेस में यही दार्शनिक और राजनेता के बीच का रिश्ता नदारद हो चुका है। अब पार्टी में लोकतंत्र जैसी चीज नहीं रही है। वार्षिक एआईसीसी सत्र और सीपीडब्ल्यूसी और अधिकारियों के लोकतांत्रिक चुनाव दूर की बात हो गई है। एसपीएन 9 न्यूज में आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलूंगी मैं अगली किसी बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।